हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं इजराइल और हमास के बीच चल रहे खूनी संघर्ष के बीच। जो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए, युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए भारतीय हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनके विषय में क्या सोचा जाएगा। जैसा आपने देखा है कि भारत सरकार का ये डिसीजन है कि ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को इजराइल से सकुशल निकालने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। उसमें क्या है कि अलग से विमानों की व्यवस्था की जाएगी, अलग से कोई अन्य ऑप्शन ढूंढ करके उनको क्या है निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कि जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं इस समय के, वो भी कह रहे हैं कि विदेशों में फंसे हुए हम संपूर्ण जितने भी भारतीय हैं कहीं भी हों, उनके प्रति हम क्या हैं प्रतिबद्ध हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, किसी भी तरीके से उनकी सुरक्षा हम करेंगे, ऐसा एस जयशंकर जी कहते हैं। और आपको जैसा मैं बता ही चुका हूँ कि इजराइल और हमास का युद्ध जो चल रहा है, भीषण खूनी संग्राम चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ खून हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मौतें हो रही हैं। जैसा कि आंकड़ा जो आ चुका है, अभी देखा जाए तो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1000 के ऊपर इजराइल के लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1500 समथिंग क्या है कि फिलिस्तीनी जो ये हमास के लोग हैं, हमास के आतंकी हैं, उनको भी मार गिराया गया है। और उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे घायलों की संख्या अगर फिलिस्तीन में देखा जाए, हमास के लोगों की घायलों की संख्या देखी जाए तो लगभग 6000 प्लस हो चुकी है और इजराइल के भी लोगों की संख्या लगभग ये 2000 समथिंग पहुँच रही है। तो यहाँ घायलों की संख्या और यहाँ मृतकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 7 तारीख से चल करके अभी तक ये हमास युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि यहाँ अब विदेशों की भी एंट्री इस देशों में होने लगी है। जैसा कि आपने देखा है कि पुतिन भी यहाँ अपना इनडायरेक्ट तरीके से बयान दे चुके हैं, जो बाइडेन भी अमेरिका के बयान दे चुके हैं। चूंकि पुतिन का कहना है कि आप जो, जैसा कि कल इजराइल ने क्या किया कि हमास के रहायशी इलाकों पर जहाँ सिविलियन रहते हैं वहाँ पर भी क्या किया कि मिसाइल अटैक कर दिया। और उनको मिसाइल अटैक करने का वजह क्या था कि ये था कि जो ये बंकर बनाए गए हैं, जो सीक्रेट टनल बनाए गए हैं, वहाँ पर क्या किया गया, बंधकों को रखा गया है और बंधकों को बचाने के लिए वो ऐसे जगहों पे हमला कर रहे हैं कि वहाँ अगर बंधक होंगे तो उनको हम बचा सकते हैं। लेकिन ये पुतिन के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आप रहायशी क्षेत्रों में आप सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या करिए कि जितने भी आतंकवादी उसी को टारगेट करिए। लेकिन मित्रों, इस समय क्या है कि इजराइल के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा संकट है। अगर सही तरीके से वो युद्ध लड़े तो आतंकियों का काम होता है वो सिर्फ जानते हैं खून। लेकिन जो सही व्यक्ति होता है, जैसे इजराइल, अभी मान लीजिए इजराइल को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ आतंकियों को मारिए, सिविलियन पे मत कीजिए। ये सही भी है, मानवाधिकार भी है कि सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन सिविलियन के आड़ में वो क्या है, आतंकी सिविलियन के बीच घुस जा रहे हैं। यहाँ पे समस्या है। जैसे कि कुछ अभी आतंकवादी देखा है, कल आपने टीवी पे देखा होगा कि कुछ जो इजराइल के अंदर घुस गए थे, उनको क्या है कि दौड़ा करके इजरायली पुलिस ने उनको पकड़ा। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि हर प्रकार से इजराइल के लिए बहुत बड़ा समस्या हो चुका है। और हमास ने आज फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा अल अस्का फ्लड फ्राइडे की घोषणा कर दी है। इसमें क्या है कि तमाम देश उसके समर्थन में आ रहे हैं, सब सड़कों पे उतर रहे हैं। जैसा कि आपने मिस्र को देखा, इटली की देखा कि वहाँ सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। जो गाजा पट्टी में ये इजराइल युद्ध कर रहा है, गाजा पट्टी में जो इजराइल अपने मिसाइलें दाग रहा है, उसके विरोध में, इजराइल के विरोध में गाजा में भी लोग, सिविलियन बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं मित्रों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अन्य देशों के नागरिक वहाँ फंसे हों, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने नागरिकों को कैसे निकालें। जैसे हम भारतवासी हैं तो हमारे भारतीय जो शासन प्रशासन है वो अपने देश के नागरिकों को निकालने के लिए एक अजय ऑपरेशन निकाला है। उनको चाह रहा है कि हम अलग विमान की व्यवस्था करेंगे, अलग कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे ऐसे कि जिससे हमारे भारतीय नागरिक को वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ अगर मित्रों देखा जाए तो हमास ने अपील किया है कि अन्य देशों से, अन्य लोगों से, अन्य संगठनों से कि वो उनका समर्थन करें। तो समर्थन करने वाले और उनके सड़कों पे आए उनके लिए, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा उनके साथ भी आ रहे हैं। लेकिन कितने लोग आ सकते
सकते हैं। और इजराइल के भी पक्ष में अब लोग आने लगे हैं, इजराइल के भी पक्ष में बहुत सारे देश खड़े हो रहे हैं कि इजराइल के, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये खूनी संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, खूनी संघर्ष घटने का नाम नहीं ले रहा है। इनके भी पक्ष में लोग आ रहे हैं, उनके भी पक्ष में लोग आ रहे हैं। जैसे लेबनान की तरह ये इजराइल ने क्या किया कि अपने सैनिकों को भेज दिया, वहाँ सैनिक भेज रहा है और इधर गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है, लगातार रॉकेट छोड़ रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये गाजा पट्टी एक तरफ से केवल धुओं के गुबार में डूबा जा रहा है, और सिर्फ क्या हो रहा है कि गाजा पट्टी बर्बाद हो रहा है। हमास क्या है, हमास के लोग क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इजरायली लोग भी ऐसे नहीं है कि जो बच रहे हैं, इजरायली लोगों को भाई बहुत सारा नुकसान हो रहा है, इजरायली लोगों को मारा जा रहा है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत तो इजराइल के लिए ये है कि जो उसके बंधक बनाए गए लोग हैं, जो बंधक बनाए गए सैनिक हैं, उनको क्या करेगा। क्योंकि हमास ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं इन बंदियों का, अगर ये इजराइल मेरे ऊपर, ये इजराइल ने मिसाइल नहीं बंद करता है, रॉकेट नहीं बंद करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी बंदी हैं उसको मार करके उसका टेलीकास्ट करेंगे। तो मित्रों, यहाँ इजराइल के पास देखा जाए तो दोनों प्रकार से द्वंद्व है कि वो है युद्ध बंद करे, युद्ध बंद करे तो मारा जाए, और अगर युद्ध बंद न करे तो उसके नागरिक, उसके सैनिक मारे जाए। तो यहाँ इजराइल के पास वही हाल है कि दोनों तरफ से वो उसको मारा ही जाना जाए। आगे अगर देखें तो खाई है, पीछे कुआं है, तो वो जाए तो जाए किधर। इस समय उसके पास बहुत विषम परिस्थिति है। वो इस समय कैसा एक डिसीजन ले जिससे कि उसको उसके नागरिक भी बच जाए और उसका जो नुकसान है नुकसान भी ना हो पाए। ये बहुत बड़ा संकट उसके लिए है। अब इसके लिए वो इजराइल लगातार काम कर रहा है। और सबसे बड़ी संकट तो ये है कि जो लोग बाहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको कैसे निकाला जाए। हमारे देश के तो एस जयशंकर जी ने तो कह दिए हैं कि उसको मैं अपने भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लूँगा। और ये निकालने में जहाँ तक है एक हद तक सामर्थ्य भी रखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है जब रूस और यूक्रेन वार चल रहा था उस समय भी कुछ भारतीय जो वहाँ फंसे हुए थे तो कुछ क्षण के लिए युद्ध को रोका गया था और जितने भारतीय थे उनको अपने वापस देश बुलाया गया था। तो इस प्रकार से मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं अपने भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सकता है। और देखो मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आतंकी संगठन है वो सब हमास के समर्थन में है, जैसे हिजबुल्लाह हो गया और तमाम जितने भी संगठन है वो क्या है, हमास के समर्थन में है। लेकिन यहाँ क्या है कि फिलिस्तीन से मतलब नहीं है और सारे फिलिस्तीनियों को इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमास के अपील करने मात्र से सारे फिलिस्तीनी एक हो सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें मित्रों, देशभक्ति अगर देखी जाए तो देशभक्ति ऐसे इजराइल के लोगों में दिख रही है कि जो कहीं भी अन्यत्र देशों में गए थे काम करने के लिए, वहां काम कर रहे थे। जैसे ही वार की स्थिति बनी है सभी लोग ने अपने काम धंधे छोड़ करके अपने इजराइल देश में पहुंच गए हैं। और सभी लोग, आप सभी जानते हो कि कितना टेक्नोलॉजी आगे है वहां की, सारे लोग युद्ध प्रशिक्षित होते हैं और सभी ने मोर्चा संभाल लिया है। जैसा कि कल मैंने एक लेडी की देख रहा था टेलीविजन पे, वो सामान्य लेडी है लेकिन वो भी अपने साथ में गन लेकर के घूम रही है अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। तो देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं वो है अपने देशभक्ति में, छोटे से लोग हैं, छोटा सा देश है, वहाँ कम संख्या वाले लोग हैं, लेकिन क्या है जो भी हैं वह क्या है अपने देश के प्रति आस्थावान है और देश के लिए वह क्या है मर मिटने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ खूनी संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये खूनी संघर्ष बंद होगा। क्योंकि जो ये आपका हमास है, हमास भी एक साथ में 500 रॉकेट दागने का मतलब क्या है कि इसके पास बैकअप भी होगा। क्योंकि 500 अगर ये इसने दाग चुका है तो इसके पास बैकअप होगा। उसके बाद 500 तो पहले दिन छोड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे हमेशा छोड़ रहा है, तो इसके पास बैकअप भी होगा। कहीं ना कहीं से इसको कहाँ से ये मिल रहे हैं रॉकेट, कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से इसके पास ये जो सारे संसाधन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ें तो एक मायने रखती हैं। उसके बाद इजराइल भी पीछे हटने को नहीं है। जो इजराइल की एक चारों तरफ से एक दीवार खड़ी की गई थी उसको भी हमास के द्वारा तोड़ा गया था, उस पर भी इजराइल ने तुरंत काम स्टार्ट कर दिया, उसको पुनः बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, जो इजराइल की सबसे बड़ी कंपनी एजेंसी है मसूद पर सवाल खड़ा होता है मित्रों कि मसूद कैसे नहीं समझ पाया। मुझे ये लगता है, जैसा कि कल मैं पैनलिस्ट की बातें सुन रहा था तो वहाँ ये मुझे फील हुआ, जिस प्रकार से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परीक्षण किया था और पूरा अल्टीमेट तैयार कर लिया था, पूरी सामग्री वहाँ तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, युद्ध का युद्धाभ्यास कर लिया और ये भी था कि हमें मिसाइल का परीक्षण करना है। क्या किए कि वो पोखरण परीक्षण
परीक्षण, परमाणु बम का पोखरण परीक्षण किए और कानों कान वहाँ, जबकि रडार लगा था अमेरिका का, लेकिन रडार लगे हुए होने के बावजूद भी अमेरिका को भनक नहीं लगी। वह बाद में क्या सोचता है कि यहाँ पे तूफान आया। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि ये जो हमास वाले लोग हैं, हमास वाले आतंकी हैं, वो सब क्या है कि इजराइल को इसी वहम में रखे रह गए कि हम क्या है, चूंकि इजराइल की तरफ से हमेशा बयान आता रहा कि हमास की तरफ से हमेशा बयान आता रहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते। दूसरी बात, एक समय ये भी आया था कि हम अपने आतंकी जो भी मेरे सैनिक हैं उनको मैं सैलरी पे नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये था कि मसूद जो वहाँ की इजरायली एजेंसी है और इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल के जो मतलब सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको ये भनक नहीं लगने दिया कि हमास इतना आगे बढ़ रहा है, हमास इतना संपन्न हो रहा है। हमास के पास, उनके नज़रों में ये था कि हमास के पास कुछ भी नहीं है, जो भी ये कर रहे हैं सिर्फ अपने युद्धाभ्यास के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये क्या है, सोची समझी साजिश है और एक न एक दिन तुम्हारे पे ही भारी पड़ेगी। तो ये मसूद का जो एजेंसी है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया, कि कैसे ये उस चीज़ को भाप नहीं पाए, जबकि यहाँ पे डमी सिस्टम सेट किया गया, डमी ये इजराइल बना करके उस पर सारा कुछ रिहर्सल किया गया, सब कुछ किया गया, कैसे इनको नहीं पता चला। तो ये एजेंसियों पर भी थोड़ा सा सवाल उठता है। और जिस प्रकार से हमें लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी के कुशल नेतृत्व से भारत परमाणु परीक्षण कर लिया था और अमेरिका को भनक नहीं लगी। सेम वही कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है कि हमास ने ये इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र रच लिया और उसके बाद क्या है कि उसको भनक तक नहीं लगी। तो यहाँ क्या था कि भारत ने अपना परीक्षण जो किया था वह अपनी क्या थे कि शक्ति को बढ़ाने के लिए किया था, विश्व में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया था। लेकिन जो हमास कर रहा है वह विश्व की अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को तबाह करने के लिए। बस सिर्फ फर्क इतना है कि जो अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ने परीक्षण किया था वो क्या था, वो परीक्षण क्या था कि अमेरिका को अनजाने में रख करके ये परीक्षण किए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन जो हमास किया वह हमास क्या है, उनको धोखे में रख करके जो काम किया वह सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, और उन्हीं को नहीं, तमाम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तमाम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये साजिशें रची गई। तो इसको जैसा ये अपडेट आ रहा है मित्रों, जैसा आगे चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। इजराइल अब हमेशा अपना वार तेज पर तेज करता जा रहा है, वह अपने आप को चारों तरफ से चौकन्ना रख रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि एक हमास के द्वारा एक पानी की तरफ से जहाज़ के द्वारा जाया जा रहा था, तो वहीं से जैसे ही सैटेलाइट से वो देख लेते हैं और उसको वहीं पानी के अंदर ही उनके शिप को क्या कर देते हैं, पानी में क्या कर देते हैं, जमींदोज कर देते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से इजराइल अब बहुत चौकन्ना हो चुका है और इजराइल क्या है, सतत प्रयास कर रहा है कि हम अपने इजरायली लोगों की सुरक्षा करें और साथ में क्या है, फतेह जारी करें। तो ये है। और इजराइल ने भी इसके पहले ज़मीन, चूँकि यहाँ सबसे बड़ा बात ज़मीनी विवाद है, ज़मीन विवाद है और ज़मीन इजराइल ज़मीन जितनी बार युद्ध लड़ा है हर बार वो क्या है, फिलिस्तीनियों की ज़मीन को अपने कब्जे में लेता रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बैलेंस किया जाए तो गलतियाँ दोनों की दिख रही हैं। वो ज़मीन चाहता है और यहाँ सबसे बड़ी और असली मुद्दा कहाँ है, यरूशलेम में है। यरूशलेम में आप सभी जानते हैं कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है और वहीं से असली बातें उठती हैं। और आपने जानते हैं कि धर्म के नाम पे बहुत सारे युद्ध होते हैं, धर्म के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और वहीं से असली लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं मित्रों। लेकिन इसका अगर जब तक कहीं कोई कुछ खास प्रबंध नहीं किया जाएगा, कोई कुछ निर्णय नहीं निकाला जाएगा, तो ये खूनी संघर्ष चलता रहेगा और न जाने कहाँ तक चलेगा। जिस प्रकार से अन्य देश समर्थन में, कोई हमास के समर्थन में, कोई इजराइल के समर्थन में उतर रहे हैं, तो अगर इसमें बीच बचाव न किया गया तो यह खूनी संघर्ष बहुत आगे तक जाएगा और खूनी संघर्ष आगे जाएगा तो सिर्फ विश्व का नुकसान है, उसमें कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं है। ठीक है मित्रों, कोई नई न्यू अपडेट आएगी तो फिर मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।